H लिख दिया, यहाँ पे ध्यान से देखो, और दे हैव ए पॉजिटिव चार्ज। सपोज कीजिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह का कोई केस है, एंड नाउ देयर इज ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है और इसके ऊपर में ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इफ यू सी द कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, व्हाट हैपन, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी डू लाइक दिस। सो अगर हम ऐसे करते हैं तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जहां पे CH है और H है, therefore the double bond O is going to be formed, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अभी भी मौजूद है, एंड देन CH3। सो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ऑक्सीजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4 और एक 5। मतलब अगर ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज। नाउ द पॉजिटिव चार्ज इज हियर। सो इन दिस केस दिस इज द वायलेशन ऑफ द प्रीवियस रूल। सेकंड जो अभी इस स्लाइड के ऊपर में जो रूल मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज का केस है तो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज का केस है तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। आप सब जानते हैं इस केस में कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, तो प्रीवियस रूल के मुताबिक कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर स्टेबल, यानी ये ज्यादा प्रेफरेंशियल है, और ऐसा होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे एक रूल है दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट इज ऑक्टेट रूल। मैं कह रहा हूँ ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें सारे एटम ऑक्टेट सेटिस्फाई हो। जैसे अगर आप देखते हैं तो इस पे जो कार्बन है, ऑक्टेट काउंट कीजिएगा तो कार्बन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। कहाँ पे, 2 यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे और 2 यहाँ मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और ऑक्सीजन के अगर आप काउंट करोगे तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और यहाँ पे इस कार्बन के काउंट करोगे तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो व्हाट आर यू फाइंडिंग इन द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर द कार्बन इज नॉट सेटिस्फाइंग देयर ऑक्टेट बिकॉज इट हैज द 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास भी आप काउंट करो 2, इस पाई बॉन्ड में तो 2 काउंट करते हैं ना, 4 और 2 6, और यहाँ पे 2 8। ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस कार्बन हैज आल्सो 8 इलेक्ट्रॉन। तो जनरली मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एंड सेकंड में द फर्स्ट शुड बी द मोर स्टेबल resonating structure, but it is not like that. In this case the second is most stable resonating structures. Why? Because ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो जरूर है, और जनरली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, लेकिन एक ही शर्त पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रख सकता है, और वो कौन सा शर्त है, वो ये शर्त है कि ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन दे करके किसी का ऑक्टेट सेटिस्फाई करा दे। तो ऑक्सीजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बन का ऑक्टेट सेटिस्फाई करा दिया है, और अब सेकेंड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें ऑल आर सेटिस्फाइंग देयर ऑक्टेट। तो जो प्रीवियस स्लाइड पे जो रूल पढ़ाया गया उस रूल के ऊपर जो चार्ज वाला रूल है, इस रूल के ऊपर ऑक्टेट रूल जो है डोमिनेट करता है, उस रूल के ऊपर ऑक्टेट रूल डोमिनेट करता है। मतलब एक ही शर्त पे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है जब उसके इलेक्ट्रॉन देने से किसी का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाए और उसका खुद का ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो। जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पे मान लीजिए ये H है और ये H है, अब पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज ए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है। नाउ ऐसा हो सकता है कि पाई बॉन्ड में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करे। तो इस केस में अगर हम पाई के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करते हैं एंड देन वी आर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये H बनेगा, H बनेगा एंड डबल बॉन्ड यहाँ होगा, C होगा और उसके ऊपर ऑक्सीजन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए यही तो हुआ एंड दैट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट गोइंग टू बी द ऑक्सीजन के ऊपर होगा। नाउ वेदर द फर्स्ट इज मोर स्टेबल और वेदर द सेकंड इज मोर स्टेबल। अब देखिए इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है and this carbon is also having 8 electron and this oxygen is also having 8 electron। और यहाँ पे अब ये कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन रखता है ऑक्टेट सेटिस्फाई, ये कार्बन जो है आपका अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन रखता है ऑक्टेट सेटिस्फाई, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 2 4 2 6
और ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है। प्लीज कीप इन द माइंड, इस केस में फर्स्ट ही ज्यादा स्टेबल है, प्रीवियस रूल ही डोमिनेट करेगा। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन सिर्फ एक शर्त पे इस तरह का पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकता है। किस शर्त पे? कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देने से उसकी ऑक्टेट में कमी नहीं आनी चाहिए। पिछले केस में देखा, इस केस में आपने देखा कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देने से उसके ऑक्टेट में कोई कमी नहीं थी, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इस केस में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्सीजन के खुद ऑक्टेट में कमी आ गई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसे केसेस में फिर वही रूल है कि लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दैट विल बी लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज को बेटर तरीके से एकोमोडेट करता है। सो इन फर्स्ट केस व्हाई दिस इज नॉट फॉलो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। सिमिलरली आप दूसरी एग्जांपल की बात कर सकते हैं, उस एग्जांपल में भी मैं आपको शो कर सकता हूं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे C है और H है और H है, राइट, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। एंड नाउ मान लीजिए नाइट्रोजन है और उसके ऊपर H है और H है, नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हियर नाइट्रोजन के कार्बन को देखिएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन को देखिएगा तो उसके ऊपर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट सेटिस्फाई है। बट इफ दे आर गोइंग टू ट्रांसफर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है देन क्या हो जाएगा बताइए? CH होगा और H होगा एंड देन देयर इज अ डबल बॉन्ड और यहाँ पे N होगा और ये H होगा और ये H होगा। द नाइट्रोजन कंटेनिंग नाउ पॉजिटिव चार्ज। प्लीज कीप इन द माइंड, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में अगर मैं बात करूं तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सेकंड विल बी द मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। व्हाई? जबकि नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज कार्बन शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन फिर भी इस केस में क्यों रूल फॉलो नहीं कर रहा है? इस केस में इसलिए रूल फॉलो नहीं कर रहा है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने से नाइट्रोजन का एक तो ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होता और कार्बन का भी ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाता है। अभी भी ये 8 इलेक्ट्रॉन है और अभी भी ये 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने से, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने से, समझ रहे हैं बच्चों, का नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जरूर आ गया है लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन देने से उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया है और इसीलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट से ज्यादा सेकंड डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और इस तरह से मैं एक और बात कर लूं आपसे, एक और केस में डिस्कस कर सकता हूं आपसे। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये है, C है और H है और H है एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन उसके ऊपर लगा है C ट्रिपल बॉन्ड N एंड देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। pi bond also participate in the conjugation, so I can write a resonating structure here like this one. So अगर मैं इस तरह से resonating structure ड्रॉ करता हूं तो देखो क्या होगा, C होगा और H होगा और H होगा। एज पर द एरो पुशिंग डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए और डबल बॉन्ड जैसे यहाँ लगाएंगे क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा और कार्बन के ऊपर में नाइट्रोजन हो जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले से मौजूद होगा। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3 4, इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसा करने से दिस कार्बन वाज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, दिस कार्बन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, उस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और बगल वाले कार्बन के ऊपर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे और ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर भी 8 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ऑक्टेट सेटिस्फाई था। लेकिन अब तो हो गया ये 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन का ऑक्टेट तो सेटिस्फाई हो गया, बीच वाले कार्बन का भी ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया 8, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो प्लीज कीप इन द माइंड, कभी भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है जब उसके इलेक्ट्रॉन देने से उसके ऑक्टेट पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट है और सेकंड है तो इन दोनों में विच इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो जाहिर है द फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओवर द सेकंड। सिर्फ एक सूरत में वह पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकता है बेटे, किस सूरत में? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने से कोई डिस्टरबेंस ना हो। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, उस स्लाइड पर जगह नहीं है,
मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके पास ये एक इस तरह से ये है, एंड द ऑक्सीजन हैविंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज ए हाइड्रोजन एंड देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज। सो इस केस में अगर देखें तो ऑक्सीजन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड दिस कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर है कार्बन का ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं है, बट इफ वी राइट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, अगर मैं इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखता हूं, इवन दो द ऑक्सीजन गेन पॉजिटिव चार्ज, इवन दो द ऑक्सीजन गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर भी यही स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, चूंकि यहाँ पे अभी भी इसका 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से इसका ऑक्टेट सेटिस्फाई अभी भी कर रहा है, और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो देयरफॉर अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उस रूल का वायलेशन कब होता है, उस रूल का वायलेशन कब होता है, कौन सा रूल का, कि एक रूल अभी हमने बताया आपको कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अगर अनायन का केस है तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और अगर कटायन का केस है तो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन उनमें से भी एक बड़ा रूल है, और दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, और वह कहता है अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे एटम ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वह मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दैट रूल विल बी डोमिनेट ओवर द एनी अदर रूल्स। ठीक है, तो इसलिए इस केस में अगर आप बात करोगे तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अगर मैं पूछूं विच इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कौन सा ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सेकंड विल बी द मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। अब देखिए इसमें क्या कहता है, एक और रूल है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड इन वन मोर देन वन डायरेक्शंस, इलेक्ट्रॉन, अगर वही बात है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन यूनि डायरेक्शन में मूव करता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन यूनि डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसमें तो कोई, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, इस केस में देखिए, इसमें कोई ये नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे तो इसमें कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। किस डायरेक्शन में मूव करना है, आपको ये जो एरो शो कर रहा है इसी डायरेक्शन में मूव करना है, दूसरा कोई वे नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ मूव करता है। तो विच इज फील्ड इन दिस केस, CH है, एंड देन ऑक्सीजन है बच्चों, और यहाँ पे CH3 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ मूव करता हूँ तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द पाई स्टार ऑफ C डबल बॉन्ड C। जाहिर है सबसे बेहतरीन डोनर की जो एबिलिटी अगर आप लगाओगे तो सबसे बेहतरीन डोनर नॉन बॉन्डिंग का होता है। देन कौन सा होता है बच्चे, पाई होता है, और देन क्या होता है, सिग्मा होता है। तो नॉन बॉन्डिंग ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो आप जान रहे हैं कि यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट रूल नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, सभी तमाम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी CH3 के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। नाउ आई एम आस्किंग, प्लीज थिंक एंड स्पीक, आप मुझे बताइए कि इस H में और J में अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों में मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन होगा, व्हाट विल बी द रीजंस एंड व्हाट, किस, हाँ H तो होगा, आई एग्री विथ यू, बट किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, डज ऑक्टेट रूल वर्क हियर, हाँ वेरी गुड, न्यूट्रल वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड जिसमें होता है। तो अगर आप काउंट करोगे मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड वाला भी रूल इसमें लगेगा क्या, मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड, मेरे समझ से इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सेम होंगे, वो भी नहीं लगेगा, लेकिन क्या लगेगा कि एक न्यूट्रल स्पीशीज है और एक चार्ज है, तो हमेशा न्यूट्रल वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है चार्ज वाले से, न्यूट्रल वाला हमेशा जो है वो डोमिनेंट होता है चार्ज वाले से। समझ में आ रही है, इसीलिए H इज मोर स्टेबल ओवर द I। अब मैं इस स्लाइड में क्या कह रहा था, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये एग्जांपल हो गया, तो इसमें, और यहाँ पे मान लो ऐसा एग्जांपल हो गया, CH हो गया और H हो गया, एंड देन डबल बॉन्ड CH और NH2 है, मान लीजिए NH2 है। बच्चों ये यूनि डायरेक्शन है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, अगर आपको रेजोनेटिंग करना है तो ऐसे ही होगा, ठीक है, इस तरह से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन।
लेकिन अगर आप इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे और समबडी आस्क कि बताओ बच्चों इन दोनों में किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये अब आपको पता हो गया कि क्या आंसर बोलना है इस केस में। यहाँ पे अगेन वही फर्स्ट और अगर सेकंड की बात हो तो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल ओवर द सेकंड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है इस स्लाइड पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन मोर देन वन डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा मोर देन वन डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दे ऑलवेज मूव टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, राइट। सो सपोज कीजिए ये एफ है, अगर ये आप एफ को देख रहे हैं तो एफ से दो तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। एक तो इन्होंने जैसे मूव किया है वैसे, तो एफ को अगर इस तरीके से मूव करेंगे तो जी बनेगा, एक डायरेक्शन तो इतना है। दूसरा डायरेक्शन ये है कि CH3 है एंड देन C डबल बॉन्ड O है एंड देन जो है आपका CH है एंड देन डबल बॉन्ड CH2 है। कोई अगर सोचता है कि सर हम एक काम करते हैं इधर से पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ऐसा करेंगे तो ये बनेगा। और सबको पता है कि अगर EFG, नोबडी, कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि EFG, सबसे पहली बात तो मैं यही पूछूंगा कि क्या ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं, यस और नो। क्या ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, यस और नो। पिछली क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के रूल्स पढ़े थे, उस रूल पे ये फॉलो करते हैं। ये ऑफ कोर्स ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। एक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और एक होता है उनका स्टेबिलिटी। तो आज जो आप पढ़ रहे हैं वो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इनमें अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही बताएंगे। एक्सीलेंट आंसर, F इज द मोस्ट स्टेबल। व्हाई इट इज मोस्ट स्टेबल, बिकॉज दे आर न्यूट्रल एंड सबसे ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सबसे बड़ी बात है कि वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल विल बी मोर स्टेबल एंड सभी का ऑक्टेट सेटिस्फाई है। मुझे बताओ कि सबसे लिस्ट स्टेबल कौन है इसमें, सबसे लिस्ट स्टेबल कौन है और क्यों है सबसे लिस्ट स्टेबल अगर पूछोगे तो देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और यहाँ पे कार्बन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के ऊपर जो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि सब, यहाँ देख सकते हैं आप कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, तो ऑक्सीजन इज द लिस्ट स्टेबल। सो E इज द लिस्ट स्टेबल एंड देन जो है बेटे उसके बाद G का नंबर आता है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितना ज्यादा स्टेबल होगा वह एक्चुअल स्ट्रक्चर जो उस मॉलिक्यूल का होता है जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें F है। तो अगर तो इसी को एक रूल में बना के कह दिया कि अगर मान लीजिए दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो इन दिस डायरेक्शन वेयर देयर इज अ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जो पहले से भी आप जानते आ रहे हैं कि C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड O, the oxygen is more electron negative element, so the electron will flow from this pi to this pi stars, हमेशा इधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और उससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई थिंक दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस समराइज टू दिस फैक्ट जो पिछली क्लास में और अभी जो मैंने डिस्कस किया उसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं आप लोगों के लिए कि एन सबसे पहले क्या देखना है, एन एटम विथ complete incomplete octet. An atom with an incomplete octet, we can summarize the features that decrease the predicted stability of contributing resonance hybrid. सबसे लिस्ट स्टेबल कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, वैसे जिनका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो। अगर इनकम्प्लीट ना हो मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने लिखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए लिखा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी लिखा, और उनमें आप देखते हैं कि ए का ऑक्टेट कंप्लीट है सभी एटम्स का और बी का कंप्लीट नहीं है, तो जाहिर है ए विल बी मोर स्टेबल और बी विल बी
less stable because it is the incomplete octet. इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये मैं पहले ही आपको पिछली स्लाइड पर डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, now a negative charge that is not on the most electron negative element, मान लिया जाए कि अगर नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नहीं हो, नेगेटिव चार्ज दैट इज नॉट ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, और पॉजिटिव चार्ज दैट इज नॉट ऑन द लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। बेहतरीन एग्जांपल अभी आपने यहाँ पे डिस्कस किया है, ई वाला एग्जांपल और जी वाला एग्जांपल। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ई एंड जी का अगर आप देखेंगे तो एफ से दोनों कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आया है, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आया है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आया है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आया है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आया है, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आया है। तो ये समहाउ बेस्ट है इन कंपेयर टू ई, और इसीलिए ई की स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट द थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन। सपोज यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, सपोज कीजिए अगर दो एटम के बीच, ध्यान सुनिएगा, ए एटम ए है और एक एटम बी है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, सेपरेशन ऑफ चार्ज। सपोज देयर इज ए बॉन्ड्स, अगर कोई बॉन्ड्स है, या सिंपली हम बात कर लेते हैं आपको ऐसे ही कि एटम, दो एटम है, एक एटम ए है और एक एटम बी है। मान लीजिए कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है जहां पे एडजेसेंट पोजीशन पे निगेटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। तो बच्चों आप सबको पता है कि नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन से ये लेस स्टेबल होगा, इस रिपल्शन से ये लेस स्टेबल होगा। सपोज कीजिए अगर और ए और बी के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये भी दोनों में रिपल्शन होगी एंड इसके वजह से ये लेस स्टेबल होगा, बल्कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा दोनों। लेकिन अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज है तो ए माइनस और बी पॉजिटिव, और कहता है ये भी बहुत अनस्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों, मुझे समझाओ। क्या आप जानते हैं कि व्हाई इट इज अनस्टेबल? प्लीज थिंक फॉर मिनट, 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं। नाउ देखिए, हम लोग तो जनरली पढ़ते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, फिर भी ऐसा क्यों बोला है? अगर आप देखोगे तो ए, बहुत लोग बहुत सही आंसर बोल रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी बात भी सुन लीजिए। ए है और ये बी है। ये कहता है कि बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ए इलेक्ट्रॉन रिच है। चार्ज को देखोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच तो अट्रैक्शन होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि अट्रैक्शन होगा। और इस अट्रैक्शन से ये क्या होगा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू एम्प्टी ऑर्बिटल, और दोनों फ्लो करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा इस तरह से। तो मतलब हम कह रहे हैं फर्स्ट से ज्यादा सेकंड अगर स्टेबल रखना है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड रहेगा, सेकंड नहीं रहेगा, फर्स्ट रहेगा, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में रहे, तो इसके बीच जो अट्रैक्शंस है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रेक दिस अट्रैक्शंस, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। जो इनके बीच अट्रैक्शन लग रहा था, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए अलग से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। सो व्हाट विल हैपन, चाहे इस बात से पता चला कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे निगेटिव नेगेटिव चार्ज भी हो तो भी अनस्टेबल, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो भी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल, और इवन निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो तो वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। सो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में विच इज मोर स्टेबल, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, इवन दो देयर इज अ नेगेटिव और इवन दो देयर इज अ पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है, फिर भी फर्स्ट एंड सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो द आंसर इज फर्स्ट। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो भी अनस्टेबल, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो भी अनस्टेबल, नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो भी अनस्टेबल, नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी अनस्टेबल। यानी कहने का मतलब नेगेटिव एंड नेगेटिव एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो भी अनस्टेबल, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो भी अनस्टेबल, और इवन तो नेगेटिव और पॉजिटिव भी है तो भी अनस्टेबल। दिस ऑल आर अनस्टेबिलिटी। अगर एटम ए है और एटम बी है, दोनों एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर अगर है, तो इस तरह का कोई भी सिचुएशन आएगा तो वह जो है ना आपको अनस्टेबल बनाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर निगेटिव और पॉजिटिव है तो न्यूट्रल के कंपैरिजन में, अगर सी डबल बॉन्ड सी न्यूट्रल है और एक पे निगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है, तो यही ज्यादा स्टेबल होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे समझते हैं निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में तो उससे अट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, तो मोर इट इज नॉट लाइक दैट। आपको इस स्ट्रक्चर में बने रहने के लिए, इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में बने रहने के लिए आपको ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन से ये बॉन्ड बन जाता है। तो अगर इसी स्ट्रक्चर में इसको बनाए रखना है तो अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। नाउ सो अब एक चीज यहां देख लीजिए, एक और समराइजेशन हम कर देते हैं कि इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। अगर हमको मालूम चल जाए कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल है, उससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा द ग्रेटर द प्रेडिक्टेड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। मतलब रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर कहने का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कैसे मालूम चलेगा? स्टेबिलिटी में और एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो अगर मालूम चल गया आपको कि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और जितनी एनर्जी कम होगी वह इट इज मोर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होगा। वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर के बहुत क्लोज होगा, राइट। सेकेंड पॉइंट कहता है द ग्रेटर द नंबर ऑफ रिलेटिवली स्टेबल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर द ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी। इससे क्या मालूम चलता है? मान लीजिए आपने एक मॉलिक्यूल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे और 5 के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है, एक जैसे है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इसका मतलब है वैसे मॉलिक्यूल की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वह कम होगी, सॉरी ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी और वो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। यानी जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, और जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड, द मोर नियरली इक्विवेलेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर द ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी। मैं कह रहा था कि जैसे आप कार्बोक्सिलेट की बात करते हैं, कार्बोक्सिलेट के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। और आप अगर देखो तो फिनॉक्साइड की बात करते हो तो फिनॉक्साइड के अंदर बच्चों क्या होता है कि बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 5 होते हैं, बट 5 आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये जो दोनों हैं फर्स्ट एंड सेकेंड,
फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इक्विवेलेंट है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट इक्विवेलेंट, फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट इक्विवेलेंट। तो कहता है अगर मान लिया जाए कि किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी मॉलिक्यूल के लिए आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा और उसमें ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट आ रहा है, तो वह ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप नाइट्रेट के लिए लिखते हैं या कार्बोनेट के लिए लिखते हैं, कार्बोनेट के लिए अगर लिखोगे तो इसके लिए 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, इसके लिए ड्रॉ करोगे तो, कार्बोनेट के लिए अगर ड्रॉ करोगे तो जितना ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। ये समराइज है। तो इसीलिए अभी हमने ये सीखा कि कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होगी या किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होगी। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होगी वह जो है मोर स्टेबल देगा। ठीक है, नाउ अब देखिए रेजोनेंस इफेक्ट। सो हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को आर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और एम इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और ये मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट बोलते थे उसी तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट को आर इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट को एम इफेक्ट बोलते हैं। इनफैक्ट अगर देखिए तो रेजोनेंस इफेक्ट, जिस तरह से रेजोनेंस में और मेसोमेरिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट में और मेसोमेरिक इफेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि व्हेन यू रीड द आई.एल. फिनार वॉल्यूम 1, आई.एल. फिनार जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब है वॉल्यूम 1, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो कहता है कि इवन दो अगर मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर्स है और ये एक स्ट्रक्चर्स है, तो फर्स्ट एंड सेकंड्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड को बोलते हैं, रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ। तो रेजोनेंस कभी कभी किसी किसी केसेस में सिग्मा बॉन्ड के कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम हो जाता है। कभी कभी इस तरह से, ये आप देख रहे हैं HCl को जो आपने लिखा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब में अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट एंड जो सेकंड है इसको भी रेजोनेंस बोलता है और इसको भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलता है। सो रेजोनेंस के अंदर सिग्मा बॉन्ड भी कभी कभी पार्टिसिपेट कर लेते हैं और पाई बॉन्ड भी पार्टिसिपेट तो करते ही हैं, लेकिन मेसोमेरिज्म के अंदर ऑलवेज नॉन बॉन्डिंग और पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी लेट मी डोंट कंफ्यूज टू ऑल ऑफ यू, रेजोनेंस इफेक्ट में और मेसोमेरिज्म इफेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर लीजिए या मेसोमेरिज्म इफेक्ट की बात कर लीजिए, आप आर लिख लीजिए या एम लिख लीजिए, दोनों से कोई फर्क नहीं होने वाला, दोनों सेम ही चीज है। नाउ क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट? तो रेजोनेंस इफेक्ट ये होता है जब कोई ग्रुप किसी सिस्टम से अटैच होकर के, लेट अस अंडरस्टैंड सी डबल बॉन्ड सी एक सिस्टम है, मान लीजिए इस सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, सी डबल बॉन्ड सी एक सिस्टम है और इसके ऊपर हम कोई ग्रुप लगाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस सपोज कि हमने इसके ऊपर एक ग्रुप लगा दिया, सिस्टम इज इथिलीन एंड Nr2 इज ए ग्रुप। जब हम इस ग्रुप के इसके ऊपर अटैच कर देते हैं तो जब कोई ग्रुप किसी सिस्टम से अटैच होकर के सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन पुश या पुल करता है, इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। व्हेन ए ग्रुप अटैच टू अ सिस्टम, व्हेन ए ग्रुप अटैच टू ए सिस्टम, जब कोई ग्रुप किसी सिस्टम से अटैच हो जाता है, when a group attached to a system and that group pushes or pull the electron density to the system, अगर वह ग्रुप सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन को पुश या सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, then such a effect is called resonance effect. So अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, जैसे अगर ये इथिलीन एक सिस्टम है और इसमें Nr2 आपने ऐड किया, इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग और पाई बॉन्ड ओनली responsible for this behavior. So therefore non bonding इलेक्ट्रॉन दिया, पाई स्टार्स में पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हो गया N और ये हो गया R और ये हो गया R।
एंड देन देयर इज अ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया C और ये C, और यहाँ पे C और C नेगेटिव चार्ज। सो बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे Nr2 को अगर मैं ग्रुप मानू, इफ Nr2 इज ए ग्रुप, so this Nr2 group what they are going to do, they are pushes the electron density, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के लिए जो टर्म हमने इस्तेमाल किया था इंगोल्ड का, वह प्लस इस्तेमाल किया था। तो सच ए ग्रुप which is pushes the electron density and that is represented by plus R, or you can say the plus M। आप चाहो तो प्लस R भी लिख सकते हो और प्लस M भी लिख सकते हो। समटाइम्स इट मे हैपेंस, कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, मान लीजिए ये अल्कीन एक सिस्टम है। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि एक सिस्टम है ये ग्रुप में, एक मिनट, हमने एक बॉन्ड शायद ज्यादा लगा दिया इसमें, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बॉन्ड बेटा मैंने ज्यादा लगा दिया, ठीक है ना। सो मान लीजिए अब इसके ऊपर हमने इथिलीन को सिस्टम मान लीजिए, अब इसके ऊपर हमने एक ग्रुप लगा दिया एंड दैट ग्रुप इज N डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द O नेगेटिव। और आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस सिस्टम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन अभी है, NO इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ ये क्या कर रहा है, इथिलीन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। सो इफ दे आर पुलिंग द इलेक्ट्रॉन देन द बॉन्ड इज गोइंग टू मूव इन दिस वे एंड क्या मिलेगा, C मिलेगा एंड C मिलेगा और ये C मिलेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी एंड देन देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड N एंड O और O नेगेटिव एंड यहाँ पे O नेगेटिव and there is a positive charge. So what I want to tell you, here they created the positive charge or here they create the negative charge. So this NO2 group, अगर NO2 को here I say the NO2 as a group, तो जो NO2 group है वह क्या कर रहा है, they are pulling the electron. So the NO2 group is the pulling the electron. So if they are pulling the electron, NO2 group क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, जिसके पुल करने की वजह से क्या हो रहा है कि ग्रुप के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो पुल करने से क्या हो रहा है, जो सिस्टम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। सो ये पुल कर रहा है, और पुल करने वाले को इलेक्ट्रॉन हम लोग विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए साइन हम माइनस देते हैं एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस R इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस R इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट, माइनस R इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट। सो अगर कोई ग्रुप किसी सिस्टम से अटैच होकर के, अगर कोई ग्रुप किसी सिस्टम से अटैच होकर के, किसी सिस्टम से अटैच होकर के सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन को पुश या इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, देन सच ए इफेक्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे एक और मैं लेता हूं, C डबल बॉन्ड C है एंड ये आप इसके ऊपर लगा है और ये लगा है एंड ये एक सिस्टम है, लेट अस कंसीडर इट इज सिस्टम, एंड इसके ऊपर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया एंड ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है और ये R रखता है एंड इफ आई कंसीडर द OR इज ए ग्रुप हियर, तो व्हाट द OR विल डू, द OR विल डू, यहाँ पे कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। सो नाउ वहां इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। सो नाउ हियर, so they are going to donate the electron like this and pi bond is going to break like this. So therefore here the OR group देखेंगे तो क्या कर रहा है, so the OR is going to push the electron, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, OR पुश कर रहा है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को OR सिस्टम के अंदर पुश कर रहा है, तो OR का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इसको आप प्लस R कह सकते हैं और प्लस M कह सकते हैं। बच्चों अगर ध्यान दो तो इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, इस तरह से लिखूं और डबल बॉन्ड O लिखूं और C लिखूं और यहाँ पे O लिखूं और R लिखूं, सो नाउ हियर यू कैन सी, इस केस में अब क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो OR जो ग्रुप है इसके क्या
OR ग्रुप के क्या क्या रोल हो सकते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो सिग्मा बॉन्ड से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल भी करता है। जब सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पुल करता है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, सो द हियर वह इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखें तो दे आर पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, तो द पुल करने वाले को माइनस बोलते हैं, एंड देयरफॉर इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये सिस्टम एक और काम करता है, इन स्पाइट ऑफ द पुलिंग इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक और नेचर है, और वह नेचर क्या है, दे आर ऑल्सो पुशिंग द इलेक्ट्रॉन। और वह पुश कैसे करता है, देखिए नॉन बॉन्डिंग अपने पाई स्ट्रॉस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो रेड कलर से जो मैंने लिखा वह इसके इंडक्टिव इफेक्ट नेचर को शो कर रहा है, और जो मैं अब ग्रीन कलर से लिख रहा हूं वह इसके मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को शो कर रहा है, ग्रीन कलर वाला। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इस केस में अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड O इज हियर एंड दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस इट्स गिवन द इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, एंड नाउ दिस इज द कार्बन। अब देखो रेड कलर वाला इंडक्टिव इफेक्ट है, सो इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन तो ऐसे है और ऐसे है, इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन ये है, और रेजोनेंस इफेक्ट का डायरेक्शन है, इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे करता है और जबकि रेजोनेंस ऐसे करता है, और दोनों एक दूसरे को अपोज करता है। ये -I है और ये +R है। रेजोनेंस इफेक्ट चलता है, उसमें कहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, अगर एक सिग्मा बॉन्ड की बात करें और पाई बॉन्ड की बात करें और नॉन बॉन्डिंग की बात करें, तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग दिस आर द conjugation or resonance effect. So what will happen in the resonance effect or mesomeric effect, either the pi bond or non-bonding is involved, therefore pi bond या नॉन बॉन्डिंग की डोनर एबिलिटी तो सिग्मा से ज्यादा होगी। इंडक्टिव इफेक्ट में और हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा ऑर्बिटल इज रिस्पॉन्सिबल, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन रिस्पॉन्सिबल है, जबकि इस मेसोमेरिक इफेक्ट में या रेजोनेंस इफेक्ट में पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या नॉन बॉन्डिंग से ट्रांसफर होता है। इसीलिए रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कहता है, अगर ये कहता है, ध्यान सुनिए, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर रेजोनेंस कहता है कि इधर चलना है, इधर लग रहा है +R और इधर लग रहा है +I, तो इसमें डोमिनेंसी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, +R भी और +I भी। लेकिन रेजोनेंस कह रहा है कि आपको चलना है +R इधर है और इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे है, और जाहिर है कि इस केस में ये जो नेचर है पुशिंग वाला है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का नेचर है, और इस केस में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर बता रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन बता रहे हैं, एंड देयरफॉर इन दिस केस +R इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द -I इफेक्ट। मतलब जब डोमिनेंट हो गया तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कंसीडर करेंगे। रेजोनेंस डोमिनेंस, जो एक बार डोमिनेंस बोल दिया कि ये डोमिनेंट करता है, फिर उसमें इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग भूल जाएंगे, रेजोनेंस इफेक्ट से डिसाइड करेंगे। सो समटाइम्स 99% केस के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट, बट कुछ किसी टाइम में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द रेजोनेंस इफेक्ट, और उसके 2-3 एक्सेप्शन जहां जहां आएंगे मैं आपको बताता चलूंगा। नाउ सपोज कीजिए इसी केस में मैं बात करता हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ऐसे और ऐसे, देन C डबल बॉन्ड C, एंड देन यहाँ पे अब देखिए क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर मैं इफेक्ट की बात करता हूं तो वेयर इज द इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट सोचिए कि क्या इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स कार्बन और नाइट्रोजन, अगर NO2 ग्रुप हमारा यहाँ पे ग्रुप है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ये ऑर्डर दिखाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सो द NO2 ग्रुप व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, सो पुल करने वाले को -I इफेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम्स दिस इज द ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट, ये ऑर्डर है। एट द सेम टाइम्स इफ यू सी देयर इज ए कंजुगेशन आल्सो, तो कंजुगेशन से क्या होता है, तो कंजुगेशन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C है एंड देन C है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N होगा और O नेगेटिव होगा और O नेगेटिव होगा,
और ये O नेगेटिव होगा। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे आप देख रहे हैं NO2 ग्रुप इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन। सो माइनस पुल करने वाले को पाई बॉन्ड से हो रहा है तो उसको बोलेंगे माइनस आर। सो हियर व्हाट यू आर फाइंडिंग कि माइनस आई का डायरेक्शन भी यही है और माइनस आर का डायरेक्शन भी यही है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डायरेक्शन जो है बेटा वो सेम है। तो डज इट मीन्स, क्या आप ये सोच सकते हैं कि इसमें हमको डोमिनेंसी डिसाइड करनी चाहिए? क्या इसमें डोमिनेंसी डिसाइड करनी चाहिए? डोमिनेंसी डिसाइड कब करते हैं बेटा? जब दोनों अपोजिट हो। यहाँ पे तो अपोजिट जैसा कुछ नहीं है, माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दोनों का डायरेक्शंस एक ही साथ में है। तो यहाँ पे डोमिनेंसी डिसाइड करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज द इफेक्ट। तो पता ये चला कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होते हो बेटे दो तरह के होते हैं। आर इफेक्ट जो होता है, आर इफेक्ट जो होता है वह दो तरह का होता है और एम इफेक्ट जो होता है वह दो तरह का होता है। एक तो होता है प्लस आर बोल सकते हो और प्लस एम बोल सकते हो, और एक माइनस आर बोल सकते हो और माइनस एम बोल सकते हो। ये सब पाई बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट करता है। किसके थ्रू ट्रांसमिट करता है? पाई बॉन्ड के थ्रू। रेजोनेंस इफेक्ट पाई बॉन्ड के थ्रू और मेसोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड के थ्रू, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट करता है। तो एक ही सिस्टम के अंदर रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन सब कुछ सोच सकते हैं और सबको इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है। हाँ जी बताइए, अब यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बता सकते हो। मेसोमेरिक इफेक्ट को डिफरेंशिएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है रेजोनेंस इफेक्ट की। मैंने मेसोमेरिज्म एंड रेजोनेंस में डिफरेंस बता दिया था। एक क्वांटम मैकेनिक्स से रेजोनेंस बोलते हैं और केमिकल टर्म में हम लोग उसको मेसोमेरिज्म बोलते हैं। सो देयरफॉर कोई भी जरूरत नहीं है आपको डिफरेंशिएट करने की दोनों को। दोनों में जो मन है, जो मर्जी है। अगर कोई लड़का प्लस आर लिख देता है तो उसका भी गलत नहीं है, प्लस एम लिख देता है तो कोई गलत नहीं है, दोनों सेम। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ऑफ कोर्स आप बताइए विच इफेक्ट शुड बी डोमिनेंट। अब बताओ जी, ऑर्डर तुम लोग बताओ क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। सब अगर हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट है तो व्हाट विल बी द यूजुअल वे ऑफ द ऑर्डर। अगर मान लीजिए कोई एक्सेप्शन होगा तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्शन होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यूजुअल वे है देन व्हाट विल बी ऑर्डर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट देखना है, देन वेरी गुड एक्सीलेंट, देन हाइपर कंजुगेशन देखना है और देन इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। चूंकि रेजोनेंस में कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस इफेक्ट में? पाई बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन किसके थ्रू ट्रांसमिट करता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। और ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर मानते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर मानते हैं, और यहाँ पे सिर्फ इंडक्शन मानते हैं, पोलराइजेशन मानते हैं। इसीलिए जो है इन जनरल, अगर कोई एक्सेप्शन कहीं कहीं आ जाता है वो अलग बात है, बट इन जनरल रेजोनेंस इफेक्ट विल डोमिनेट ओवर। जैसे क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन एंड देन कार्बन एंड देन कार्बन, ये एक सिस्टम है, मान लो ये एक सिस्टम है और इसके ऊपर हमने एक ग्रुप अटैच किया और वह ग्रुप है Nr2। सो दिस Nr2 is going to push the electron by the resonance effect और आपका जो है मेसोमेरिक इफेक्ट, दे आर पुशिंग। और ये जो इलेक्ट्रॉन पुश करता है वह पाई बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट करता है, पाई बॉन्ड के थ्रू। और रिमूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट। एक और बात डिफरेंशिएट कर दूं मैं आपको, जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि ये पूरा आप चाहे आप कार्बन नंबर 1, चाहे कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कंप्लीट ट्रांसफर यहां से यहां होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इस पार से लेकर उस पार तक। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वहां पे ट्रांसमिशन होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। तो एक ही सिस्टम के अंदर, जैसे ये सिस्टम जो मैंने ऊपर लिखा है,
सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो इसमें माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, और पाई बॉन्ड के थ्रू इसमें प्लस आर इफेक्ट हो रहा है। तो एक ही सिस्टम के अंदर हम इंडक्टिव इफेक्ट भी एज्यूम कर सकते हैं, हम रेजोनेंस इफेक्ट भी एज्यूम कर सकते हैं, एंड यूजुअली रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट स्लाइड, कुछ स्लाइड के ऊपर में हम एग्जाम्पल देंगे, और उस एग्जाम्पल्स के अंदर बच्चे आपको ये बताना है अब तक कौन कौन से इफेक्ट पढ़े आपने। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब क्या क्या लग रहा है और कौन डोमिनेट करना है, आने वाले 3-4 स्लाइड के ऊपर हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ना जो न्यूट्रल होगा वो ऑक्टेट खुद सेटिस्फाई किया होगा, तो न्यूट्रल और ऑक्टेट एक ही जैसा होता है, और चार्ज वाला लेस स्टेबल होगा। चलिए पहला जो है इसमें इफेक्ट लिखिए, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, जल्दी जल्दी बोलो। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लिखना है फर्स्ट के लिए, आप लोग जल्दी जल्दी बोलते चलिए, मैं लिखता चलता हूँ। फर्स्ट वाले में इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लिखना है, फर्स्ट वाले में इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लिखना है। अब प्लीज कीप इन द माइंड OH इज द ग्रुप हियर इन दिस केस, तो इंडक्टिव इफेक्ट में होगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट। At the same times, the OH having lone pair of electron and they can participate in the conjugation by the pi bond. So the OH is pushing the electron by the plus R effect. तो इसमें दो इफेक्ट हो गया, एक इंडक्टिव इफेक्ट हो गया माइनस आई और एक प्लस आर। सो इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और प्लस आर कहता है कि ऐसे डालना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और प्लस आर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या डोमिनेंसी डिसाइड करना है कि नहीं करनी है बताओ। एक का डायरेक्शन ऐसे है और एक का डायरेक्शन ऐसे है, डोमिनेंसी डिसाइड करनी है कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रन कर रहा है तब, ऑफ कोर्स। एंड रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या करता है, इस इफेक्ट में डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो अब तुम मुझे समझाओ कि यहाँ पे H के कंपेरिजन में अगर मैं बेंजीन से इसके कंपेयर करूं, तो बेंजीन से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो बेंजीन में यहाँ H है और H को हटा के हमने OH लगाया है। तो टेल मी बच्चों कि बेंजीन के कंपेरिजन में फिनॉल के बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी। अगर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता तो कम होती, लेकिन कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे बेंजीन से जब कंपेयर करोगे तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब चलिए सब लोग समझ गए हैं, सेकंड पे लिखिए। सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो इफेक्ट लिखिए, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दे आर ऑपरेटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, और ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ आपको चलना है। सो देयरफॉर माइनस आई इफेक्ट। एंड अगर रेजोनेंस की बात करें तो दे हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे आर इन कंजुगेशन एंड दे आर पुशिंग द इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस जब दिखाइएगा तो पाई बॉन्ड से दिखाइएगा, और जब इंडक्टिव इफेक्ट दिखाइएगा तो सिग्मा बॉन्ड से दिखाइएगा, एंड यहाँ पे प्लस आर होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगेन कहता है ऐसे, और रेजोनेंस इफेक्ट कहता है ऐसे, तो दोनों अपोजिट हैं एंड डोमिनेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी, एंड प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट ओवर द माइनस आई इफेक्ट, ठीक है बच्चे। सो दिस इज द थर्ड केस। अगर मैं थर्ड इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे सभी में बेंजीन को आप सिस्टम बनिए बेटे। तो यहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट है, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सा इफेक्ट है। कोई लिख रहा है प्लस आर इफेक्ट, कैसे प्लस आर इफेक्ट होगा, क्या कोई सिस्टम ऐसा है जो नॉन बॉन्डिंग से या पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। CH3 कैसे रेजोनेंस शो कर सकता है बेटा, CH3 तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा ना, क्योंकि उसमें कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा है, CH है और H है और H है, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उस कंजुगेशन को रेजोनेंस नहीं कहते, उस कंजुगेशन को हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। तो आई थिंक्स आप सबको पता है कि इसमें एक तो हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, और प्लस CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर रहे हैं और CH3 से भी इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर रहे हैं। क्या डोमिनेंसी डिसाइड करने की जरूरत है, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन दोनों कह रहा है कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो जाएगी, इसमें डोमिनेंसी डिसाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, द एग्जांपल नंबर 4। सो दिस इज द
कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास ये ग्रुप है, फिनॉक्साइड है, जल्दी से बच्चों मुझे बता दो इसके कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, फिनॉक्साइड आयन में कौन कौन सा इफेक्ट हो सकता है, जल्दी से बताइए क्विक, क्या क्या हम लोग इफेक्ट लिख सकते हैं इस केस में। इस केस में अगर हम लिखेंगे तो क्या क्या इफेक्ट ले सकते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, लगभग लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। जो लोग माइनस आई बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक ग्रुप ऐसा है इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, इफ ए ग्रुप हैविंग ओवरऑल नेगेटिव चार्ज irrespective of their electron negativity they will push the electron। तो फिनॉक्साइड आयन जो है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। एट द सेम टाइम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन is going to transfer by the pi bond, so प्लस आई भी है और प्लस आर भी है। तो आई थिंक यू ऑल एग्री कि दोनों कह रहा है कि इधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आना है, दोनों प्लस आई और प्लस आर दोनों केस में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को पुश करना है। एंड देयरफॉर अगर आपसे कोई पूछे कि फिनॉल के केस में और फिनॉक्साइड के केस में किस केस में बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, फिनॉल के केस में होगी कि फिनॉक्साइड के केस में होगी, तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं कि फिनॉल के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है और रेजोनेंस से आ रहा है, जबकि फिनॉक्साइड के केस में दोनों इफेक्ट से बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। सो देयरफॉर फिनॉक्साइड की जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर मैं बात करूं इस केस में, इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं एक और केस डिस्कस कर देता हूं इसी सीरीज के ऊपर में। मान लीजिए ये सी है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये कौन कौन सा इफेक्ट शो करेगा जल्दी से बता दो। यहाँ पे एन है और ये एच है और ये एच है और ये एच है, तो कौन कौन सा इफेक्ट शो करेगा जल्दी बताओ। इस केस में कौन कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आर होगा क्या इस केस में, प्लस आर लोग बोल रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो बेटा, प्लस आर कैसे होगा, प्लस आर क्या होता है आपको समझ में आता है, नाइट्रोजन नहीं है, NH2 नहीं है, ये NH3 पॉजिटिव चार्ज है बेटे, सिर्फ और सिर्फ इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि अगर आप प्लस ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो तो ये जो होगा कल ही पढ़े थे कि वायलेशन हो जाएगी किस रूल की, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और दैट इज माइनस आई इफेक्ट। बट इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस अगर मैं इस केस की बात करूं सी एंड देन डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे, और इस केस में अगर हम इसी नाइट्रोजन के बदले अगर हम फास्फोरस की बात करें, ये अगर फास्फोरस है और यहाँ पे H है और ये H है और H है, तो आप सब समझते हो कि फास्फोरस के ऊपर तो आप जानते ही हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस आई इफेक्ट तो होगा जो सिग्मा बॉन्ड से ट्रांसफर करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट तो है ही जो वह इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से अपनी तरफ पुल करेगा। एट द सेम टाइम द फास्फोरस आल्सो हैविंग the vacant d orbital, the phosphorus also having the vacant d orbital and therefore phosphorus क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन को और पुल करेगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन तो नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन फास्फोरस जो है वह वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है और इसलिए फास्फोरस के ऊपर आप इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। सो देयरफॉर बच्चों ये कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस आर इफेक्ट हो गया। कितनी बेहतरीन बात है, इसमें जब हम PH3 लगा देंगे प्लस तो माइनस आई इफेक्ट भी होगा और माइनस आर इफेक्ट भी होगा, लेकिन NH3 के केस में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा। यही चीज जब आप बेंजीन पे लगाते हो तो बेंजीन पे लगाओगे तो क्या हो गया, देखो बेंजीन पे जब लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द नाइट्रोजन के ऊपर अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो ओनली दे विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस ग्रुप इज द ओनली माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रुप है, प्लीज कीप इन द माइंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आई एम टेलिंग यू, ये जो ग्रुप है वह माइनस आई भी शो करेगा, एट द सेम टाइम माइनस आर भी शो करेगा। यानी अगर फास्फोरस कोई है तो फास्फोरस बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर इस तरीके से अटैच है, ये P और ये R और ये R और ये R अगर इस तरीके से अटैच है एंड फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा ही होगा, पाई बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा,
और पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके ये आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे P एंड देन R। चूंकि फास्फोरस हम सब बचपन से जानते हैं कि 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इस तरह से जो Pr3 पॉजिटिव है, इसका जो नेचर है वो -I का भी है, और -I से भी विड्रॉ कर रहा है और -R से भी विड्रॉ कर रहा है। चूंकि डिफरेंस क्या हो गई, चूंकि फास्फोरस हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से डिफरेंस हो गई इसके अंदर में। ठीक है, नाउ अगर हम इस तरह की ग्रुप की बात करें तो कौन कौन सा इफेक्ट हो सकता है। इस ग्रुप में भी सिमिलर इफेक्ट आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे -I इफेक्ट हो सकता है और +R इफेक्ट हो सकता है। और इस ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये लगा है बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर S डबल बॉन्ड O लगा है एंड डबल बॉन्ड O लगा है एंड OH लगा है। सो देयरफॉर दिस इज इन द कंजुगेशन विद द दिस वन। सो अगेन इस तरह का कोई ग्रुप जो है ना वो -I भी शो कर सकता है और -R भी शो कर सकता है, और दोनों कहता है कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल करना है, -I से भी पुल कर रहा है और -R से भी पुल कर रहा है। एंड अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करते हैं तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो ये सब चीज आपको कॉन्सेप्ट बाद में यूज करना है। नाउ सपोज कीजिए इफ वी हैव अ हेलोजन, हेलोजन का केस यूनिक केस है, दिस इज द यूनिक केस इन द केस ऑफ हेलोजन। यूनिक केस इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी हेलोजन्स हैं, हेलोजन क्या करते हैं, हेलोजन के अंदर देखोगे तो एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है, और हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हेलोजन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन बाय द सिग्मा बॉन्ड, एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ पुल करता है तो इसको बोलेंगे -I इफेक्ट। तो हेलोजन का ये जो नेचर है वो -I इफेक्ट का है। एंड दूसरा एट द सेम टाइम्स जो हेलोजन के इलेक्ट्रॉन पुश करने का जो नेचर है वो भी हो सकता है, क्योंकि हेलोजन के ऊपर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, एंड देयरफॉर दे कैन पुश द इलेक्ट्रॉन इन दिस वे। सो इफ दे आर पुशिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस वे, सो आप क्या देख रहे हो कि इस केस में ये डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, एंड देन X, 3 पेयर में से 3 पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, 2 पेयर तो उसके ऊपर मौजूद है, 1 पेयर चला गया और पॉजिटिव चार्ज हो गया, एंड देयरफॉर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। सो नाउ पाई बॉन्ड के थ्रू तो आप देख रहे हैं कि दे आर पुशिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड +R इफेक्ट। तो अगर हम हेलो बेंजीन की बात करते हैं तो हेलो बेंजीन के केस में यूजुअली आप ये देख रहे थे कि अगर यहाँ पे X लेते हैं तो इस केस में ऐसे तो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है -I इफेक्ट, और इस तरह से जो देखता है वह +R इफेक्ट है। जनरली -I और +R यानी इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट में अब तक जितने देखा है उस केस में रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करते हैं, लेकिन दिस इज द एक्सेप्शन वेयर इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट dominate over the +R effect. So please keep in the mind, it is very important। चाहे ये पहला एक्सेप्शन मैंने आपको दिखाया कि जनरली अभी तक जितने भी एग्जांपल मैंने शो किए उस केसेस में आपने ये देखा कि रेजोनेंस इफेक्ट चूंकि पाई बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट करता है इसलिए वो इफेक्ट ज्यादा होता है in compared to the inductive effect. This is the first exception where I am showing the resonance effect is not dominating, the inductive effect is dominating. So please keep in the mind, हेलोबेंजीन जो है, हेलोबेंजीन चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इसीलिए हेलोबेंजीन के अंदर ये जो बेंजीन है न्यूक्लियस है डीएक्टिवेटेड है। डीएक्टिवेटेड कहने का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बेंजीन से अगर हम कंपेयर करें तो हेलोबेंजीन में अगर कोई सोच सकता है कि भैया ये तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पुश भी कर रहा है तो एक्टिवेट होना चाहिए, नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करने की वजह से ये डीएक्टिवेट है। क्यों, उसको आप देख सकते हैं, व्हाई द इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेंट। सो अगर आप बात करोगे क्यों इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो जब हम बात करते हैं फ्लोरोबेंजीन की, इसमें मैं कह रहा हूं कि यही डोमिनेट करता है ओवर द इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप के।
तो आप जानते हैं वाई इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेंट, चाहे वो फ्लोरो हो, चाहे वो ब्रोमो हो, चाहे वो आयोडो हो, जब बेंजीन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे वाई माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द प्लस आर। तो जब एक एक्सट्रीम फ्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि फ्लोरीन जो है बेटे वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है ऑन द स्केल ऑफ द पॉलिंग। तो इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो कैपेसिटी है वह कम है। समझ रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दूसरा क्या है, अगर हम कंजुगेशन की भी बात करते हैं तो हु इज बेटर डोनर, बेटर डोनर वो होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। सो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में, चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करती है किस बात पे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर में, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन की तरफ तो ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं। जब हम आयोडोबेंजीन की बात करते हैं तो आयोडोबेंजीन के टर्म में तो ये बात नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आयोडोबेंजीन तो हमें जो आयोडीन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ज्यादा नहीं होती बेटे। आयोडोबेंजीन में जो बेंजीन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ज्यादा नहीं होती, वो तो कार्बन के आसपास भी होता है, तो वो तो पुल करेगा। क्योंकि कार्बन होता है 2.5 और आयोडीन होता है 2.6, तो पुल तो करेगा, बट फ्लोरीन कितना तो नहीं करेगा। भैया फ्लोरीन में तो आप बोल रहे थे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वहां तो मुझे समझ में आई, लेकिन यहाँ आपका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है कि वाई अगेन इस केस में भी वाई माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द प्लस आर इफेक्ट। इस केस में आपकी लॉजिक नहीं समझ में आ रही कि आप तो कह रहे थे फ्लोरीन तो हम मान लिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आयोडीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए डोमिनेट करता है कि रेजोनेंस इफेक्ट जहां से होना है उसमें जो ओवरलैप है वो 5p और 2p के बीच का ओवरलैप है। बात समझ में आ रही है? एंड दैट इज अ वेरी पुअर ओवरलैप। और बॉन्ड लेंथ और C और I के बीच का बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक ऑर्बिटल यहाँ होगा और एक ऑर्बिटल यहाँ होगा, तो दोनों के बीच प्रॉपर ओवरलैप नहीं होगा। तो चाहे वो फ्लोरीन का केस हो, चाहे वो आयोडीन का केस हो, कोई भी केस हो, ऑल हैलोबेंजीन के अंदर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द प्लस आर इफेक्ट। सो फ्लोरीन अपने रीजन से और आयोडीन अपने रीजन से, दोनों के अंदर ये पता चला कि जब भी हैलोबेंजीन का केस आएगा हम कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द प्लस आर इफेक्ट। May I hope you understand the point. Now, if I discuss about such types of functional group, अगर मैं इनमें से किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बात जो ऊपर लिखी हुई है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, सभी में चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो ईस्टर्स हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो एमाइड हो, व्हाटएवर, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, आप इन सभी केसेस में देखते हैं कि इसमें तो ऑक्सीजन इज पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिट होता है। तो आई थिंक यू ऑल एग्री विथ मी कि सभी केस में माइनस आई इफेक्ट होगा। एंड एट द सेम टाइम्स पाई बॉन्ड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। एंड इफ दिस ऑल ग्रुप पुशेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन व्हाट विल हैपन, ये ऐसा बनेगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ये ऐसा होगा एंड ओ नेगेटिव होगा एंड देयरफॉर H होगा एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट इज कॉल्ड, दोनों ही केस में इंडक्टिव इफेक्ट भी ये है और रेजोनेंस इफेक्ट भी ये है, और दोनों माइनस है। तो इन सभी केसेस में जितने भी एग्जांपल यहाँ लिखे गए, दे ऑल कंसिडर माइनस आई एंड दे ऑल कंसिडर माइनस आर, दोनों माइनस और दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसमें डोमिनेंसी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। सो दोनों माइनस आई भी शो कर रहा है और सभी माइनस आर भी शो कर रहा है, तो यहाँ पे डोमिनेंसी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए इस तरह के फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूं, अगर मैं इस तरह के फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं तो इस केस में जैसे मान लो ये सी है और ये इस तरह से डबल बॉन्ड है एंड सी है, उसके ऊपर में H है एंड देन सी ट्रिपल बॉन्ड N है। सो यहाँ पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इस तरह से ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है और दैट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। एट द सेम टाइम्स दे कैन आल्सो पुल द इलेक्ट्रॉन बाय दिस वे।
सो ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है, एंड देयरफॉर ये जो CN ग्रुप है, इस तरह के ग्रुप जो है दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, एंड इसलिए ये C डबल बॉन्ड C और N, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड होगा। तो आप ये पा रहे हैं कि ये जो ग्रुप होगा -I भी शो करेगा और -R भी शो करेगा। तो CN ग्रुप जो है वो -I भी शो करते हैं और -R भी शो करता है, ठीक है। इस तरह से NO2 ग्रुप का भी केस है, दे विल शो द -I ऑल्सो एंड -R ऑल्सो। -I कैसे, सिग्मा बॉन्ड से ट्रांसमिट करेगा और -R पाई बॉन्ड से ट्रांसफर करेगा, क्योंकि अभी आपने सीखा कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ जो है तो ये -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और -R से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसमें भी डोमिनेंसी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कभी कभी इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप है वह दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। कैसे, अगर आप देखो लेट अस फर्स्ट एज्यूम द बेंजीन जो रिंग यहाँ पे है वह सिस्टम है। क्या है, सिस्टम है। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड C लिख दिया और H लिख दिया और R लिख दिया, so it might be possible they are pulling the electron like this, they are pulling the electron like this। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुल करता है then what will happen, if they are pulling the electron like this, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा बच्चों, और C होगा, H होगा, एंड देन C H होगा और R होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। सो अभी अगर हम देखें इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन को इसने पुल किया है, तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे अच्छा ये तो -R इफेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, -R इफेक्ट का काम कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में -I होगा ही, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन का -I इफेक्ट होता है। बट एट द सेम टाइम्स सम स्टूडेंट आल्सो सेज, कह रहे सर आप ये भी तो कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी तो दे सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। हाँ, ऑफ कोर्स दे सकते हैं, दे कैन पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस वे आल्सो। सो यहाँ तो ये पुल कर रहा है, ये अगर मैं इसको जो ग्रुप, अगर मैं इसको ग्रुप बोलूं तो पहले केस में तो ये पुल कर रहा है, बट दूसरे केस में ये पुश कर रहा है। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं तो इसका नेचर तो डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, एंड C हो जाएगा, H हो जाएगा, एंड देन CH हो जाएगा और ये R हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और सिमिलरली जो मैंने इस विनाइल के लिए लिखा, इस फिनाइल के लिए भी ऐसे होगा। तो इस तरह के जो ग्रुप है इसका नेचर दोनों तरह का होता है। इस तरह के जो ग्रुप है इसका नेचर दोनों तरह का है। यहाँ ये -R का भी काम कर रहा है और ये +R का भी काम करता है। सो सच टाइप्स ऑफ ग्रुप, ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से ये एक्ट करता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर एक सिस्टम है, देखो यहाँ पे ध्यान सुना मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैंने बोल दिया कि ये जो ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CHR, या जो फिनाइल ग्रुप है, ऐसे ग्रुप दोनों बिहेवियर शो करते हैं, +R भी शो करते हैं और -R भी शो करते हैं। ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट क्या डिमांड करता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं एक केस, अभी देखो ये CH है और डबल बॉन्ड CH है और ये R है, ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, देख रहे हो। अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ना बेटा, ये बिल्कुल दोनों सेम है, ये H और डबल बॉन्ड CH और R है, दोनों सेम है, राइट। अब यहाँ पे हमने लगा दिया CH2 और यहाँ पे हमने लगा दिया CH2, अभी भी सेम है, लेकिन इस केस में लगा दिया पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन और इस केस में लगा दिया नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन। तो अब देखो यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा फर्स्ट में और कैसे एक्ट करेगा सेकंड में। अब एक जब नीचे वाला केस है कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर ED, और आपने बेटे पढ़ा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। सो अगर आप इसको देखेंगे, नीचे वाली केस को देखेंगे, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी जहां होगी वहीं तो जाएगा। तो इस केस में दे आर गोइंग टू पुश द इलेक्ट्रॉन इन दिस वे। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, और इलेक्ट्रॉन को पुश करके क्या बनाएगा, ये आपको डबल बॉन्ड बना देगा, चूंकि इट वाज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड H
एंड देन CH और R पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में तो ये प्लस R नेचर का शो हो रहा है। लेकिन अगले केस में देखिए, दिस इज नॉट ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है एंड देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, RH होगा। सो ऐसे केसेस में यही रिच है और यही इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये इधर से इधर और ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। तो इस केस में ये -R इफेक्ट का काम कर रहा है। तो ये दोनों तरीके से शो कर सकता है, +R भी शो कर सकता है और -R भी शो करता है। ये जरूरत इस बात की है कि सिस्टम को क्या चाहिए। मैं आपको दोनों दे सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को पुश भी कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को पुल भी कर सकता हूं। तो जरूरत इस बात की है कि आपको चाहिए क्या। हमारे तरफ से तो दोनों मिलेगा, आपको दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो अपनी जरूरत के मुताबिक आप उसका यूज कर सकते हैं। तो फिनाइल रिंग हो गया, चाहे इस तरह का जो केस हो गया विनाइल हो गया, इन सब का नेचर +R भी होता है और -R भी होता है। समझ में बात आ गई? तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। अब हमने सारे इफेक्ट पढ़ा दिए आपको, पूरी जीओसी मैंने खत्म कर दी। अब छोटे मोटे कंसेप्ट है। अब आज क्या बोलते हैं इसको कि जितने भी 10-15 एग्जाम्पल और है, अभी मैंने जहां जहां टाइम मिला मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। अब हम लोग कुछ 15-20 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। मतलब जैसे इंडक्टिव इफेक्ट से भी आंसर हो सकता है। पहले जैसे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा तो इंडक्टिव इफेक्ट से किया, और जैसे आप रेजोनेंस पढ़ा तो रेजोनेंस से किया, इस तरह से किया। लेकिन अब जो है वो आपको बताया नहीं जाएगा कि इसमें क्या लग रहा है, अब आपको पकड़ना पड़ेगा और उस हिसाब से इसका आंसर करना पड़ेगा। सो सपोज कीजिए, अब बस जेओसी में खत्म कर दिया और इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। और आज तो खत्म हो गया लेक्चर, थोड़ा सा 1-2 स्लाइड और डिस्कस करना है। कल हम थोड़ा सा एक लेक्चर और जो है कुछ एग्जांपल्स कराएंगे जो डिफरेंट टाइप के उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, एसिडिटी बेसिसिटी जो भी है। और उसके बाद मोस्ट पब्लिक आने वाले लेक्चर में दूसरा टॉपिक या उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन तब तक बताइए, अभी वी हैव 5 मिनट्स टाइम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल, ये किस चीज से डिसाइड होगा आप बताओ, क्या लगेगा कंसेप्ट। अब यहाँ पे कोई बताएगा नहीं कि हाइपर कंजुगेशन देंगे, पूरी कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लगाएं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब अल्कीन है, अल्कीन की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है वो देखना पड़ेगा। इस अल्कीन, यहाँ पे अल्कीन है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पे इसके अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इसके अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। सो यहाँ पे H। सो देखो कि किस अल्कीन में, चूंकि ये डिसाइड किसके बेसिस पे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। जिसके केस में चूंकि आप जानते हैं जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो अल्कीन उतना ही ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। तो किसके केस में सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में देखोगे तो इस केस में यहाँ पे देख लो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो आई थिंक बी वाले केस में जो है ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो विच इज द मोस्ट, विच अल्कीन हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो आई थिंक सबको पता है कि सेकंड इज द मोस्ट हैविंग हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो सेकंड इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन। और जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो प्लीज कीप इन द माइंड, स्टेबिलिटी जो होगा बेटे, स्टेबिलिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एनर्जी के होता है, एनर्जी की। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा, हाइड्रोजनेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के, यही रिलेशंस है। तो जो लिस्ट स्टेबल अल्कीन होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, और जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। सो दिस वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। किसके ऊपर बेस्ड था, हाइपर कंजुगेशन के ऊपर ये सवाल बेस्ड था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन कार्बोकैटायन वाला मैं आज नहीं करा पाऊंगा, टाइम कम है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ कोई है क्या इसमें। अच्छा, कल हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर में।
नाउ यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रेडिक्टेड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इन दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? याद रखिएगा एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, ये बात है। एंड देयरफॉर एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R। ये तो रेजोनेंस इफेक्ट से हो गया। और अगर कोई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो वो आप पढ़ चुके हैं, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I के। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये बेंजोइक एसिड है, बस हो गया बेटे, 1 मिनट रुक जाइए। ये बेंजोइक एसिड्स है, ये बेंजोइक एसिड है, O नेगेटिव और H+ बनेगा। और ये भी बेंजोइक एसिड्स है, यही बेंजोइक एसिड है, H+ निकलने के बाद ये बनेगा। यहाँ तक तो दोनों सेम है। अब डिफरेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए अट्रैक्शन इनमें कम होना चाहिए, लेस अट्रैक्शन होना चाहिए। ये पढ़ा है मैंने, लेस अट्रैक्शन होना चाहिए, लेस अट्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, क्या लगा है H, और यहाँ पे क्या लगा है NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों से, -I से भी है और -R से भी है। तो दे आर विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो अट्रैक्शन कम होगा, इसीलिए दिस इज द मोर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इस बात में ऐसे डिसाइड करते हैं। सो बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कल हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, मैं अब आपको अनम्यूट कर देता हूँ, और जिसको कोई डाउट है तो पूछ लो। जीओसी खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपको वो 2-3 एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, और एक स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस बचा है, वो भी देख लेंगे। यू मे आस्क द क्वेश्चन नाउ प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर, जो आपने कल क्वेश्चन दिया था एक बेंजीन के ऊपर, सर आपने कहा था मुझे याद कराना, CF3 on benzene and the other one was CI3 on benzene। तो जो आपने आज बताया कि हेलोजेंस में -I ज्यादा डोमिनेंट होगा एज कम्पेयर टू R ग्रुप, आई मीन R इफेक्ट, तो उस हिसाब से तो ये सर ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा था कि जैसा आप सोच रहे हैं कि CI3 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेंजीन में, वैसा नहीं है। आपने हिंट दिया था ऑफ नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। वो फ्लोरीन है बेटा। Yes, हम sir. लोग हेलोबेंजीन की बात की, इसकी बात करें, दोनों में बहुत डिफरेंट। इसमें हाइपर कंजम्पशन सर उसमें क्या रीजन होगा? और आपने कल ये पढ़ा था CF और F और F, इसमें इनफैक्ट नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये Yes, sir. ये -I से विड्रॉ करता है, एंड एट द सेम टाइम्स ये जो है इससे भी विड्रॉ करता है, हाइपर कंजुगेशन से भी, Y2 सिग्मा स्टार CF। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो डबल बॉन्ड CF2 और F-, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CI3 भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, CI3 भी, किससे, -I इफेक्ट से, और एट द सेम टाइम्स दे आर आल्सो गोइंग टू विड्रॉ बाय द नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, Y2 सिग्मा स्टार CI। अगर आपको ध्यान हो मेरा लेक्चर्स, मैंने आपको कहा था कि कौन बेटर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, सॉरी I2 करेगा कि I करेगा कि F करेगा, दिस इज द विच इज गोइंग टू बी, ये ट्रांजिशंस किस में ज्यादा होगा, विच इज गोइंग टू बी विड्रॉ, क्योंकि आपको पता है सिग्मा की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और स्टार CF की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, which is going to, देने वाला दोनों में बेटा पाई ही है, तो पता ही बेंजीन का पाई है। Which transition is more effective, which hyperconjugation is more effective, यही वाला ना। तो वो इसलिए लगता है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करा, बट यही केस में भी लिखेगा, दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव हाइपरकंजुगेशन। एक तो मैं ऐसा समझा सकता हूँ, दूसरा आपको बेटा ऐसा समझा सकता हूँ, यहाँ पे क्या निकला है आयन F-, और यहाँ पे क्या निकला आयन I-। अब तो बेटर लिविंग कौन है,
बेटा लिविंग ग्रुप I-, तो जितना जल्दी तभी तो हाइपर कंजुगेशन जल्दी होगा, है कि नहीं? इस हिसाब से सबसे ज्यादा विड्रॉल कौन करता है? CF3, और दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन ऑफ दिस बेंजीन। ये लगाओगे ना, ये CF3 और CI3 में, तो ये क्वेश्चन अक्सर लोग गलत कर देते हैं और बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट लगा के बोलेंगे कि इसका बेंजीन मोर डीएक्टिवेटेड है, मोर एक्टिवेटेड है, ठीक है, बट ये गलत है। इसका बेंजीन मोर डीएक्टिवेटेड है। जो इसको बोलते हैं मोर डीएक्टिवेटेड, किसके बेसिस पे बोलते हैं? वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बोलते हैं, क्योंकि जाहिर है कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे चलता है ना बेटा, CF3 then CCl3 and then CBr3 and then CI3, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेजर रिस्पॉन्सिबल है हाइपर कंजुगेशन। और दिस हाइपर कंजुगेशन दो तरह का, यहाँ पे अगर आप हाइपर कंजुगेशन देखेंगे CH3 लगा करके, तो CH3 लगा करके व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर पुशिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है कि नहीं बेटे? तो CH3 कंजुगेशन से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, बट CF3 हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो ये नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन है और ये पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है। तो CH3 शोज पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, देयरफॉर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और CF3 शोज नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, तो देखिए ना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, पेज 15 पे स्लाइड नंबर 15, एक-एक करके स्लाइड नंबर 15। हाँ जी बेटा बोलो, 15 में क्या पूछना? हमने देखा कि -I इफेक्ट एंड -R इफेक्ट, तो अगर हम देखें कौन कितना जल्दी करेगा, अगर उसका ऑर्डर देखें तो वही तो बताया, हर जगह -I और -R में डोमिनेंट फैक्टर -R इफेक्ट होगा ना। अच्छा ये सही। ये देखो ना, इधर बताया, किसी ने पूछा था तो अभी तो बताया था यहीं पे कि अगर आपको डोमिनेंसी डिसाइड करनी तो कैसे डिसाइड करोगे, ये लिखा हुआ ना बेटा, ये ऑर्डर ऑलवेज, सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। हेलो सर। सुन रहा हूँ, हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ जी, क्लोरोबेंजीन में -I इफेक्ट डोमिनेंट होगा। हेलो। बेंजीन नहीं, हर बेंजीन में -I इफेक्ट, हर जी हर तो बेंजीन में जी सर, तो CCl बॉन्ड ब्रेक हो जाना चाहिए, SN टाइप का रिएक्शन वो शो करना चाहिए। ये CCl बॉन्ड टूटता नहीं है वहां पर जल्दी। ये वाली बात कर रहे हैं जी, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं जी तोड़ेंगे नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट में आप जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन टूटना अलग चीज है। बॉन्ड टूटने का मतलब जैसे ये हो गया ना बेटा, तो टूट के मतलब ये हो गया कि आपका हेटेरोलिटिक क्लिप करके ये बन गया, वो अलग चीज है, टूटना अलग चीज है। हम यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड तोड़ते नहीं है, बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना बेटा, बॉन्ड तोड़ेंगे तो सिस्टम ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब टूटने की बात होती है, इंडक्टिव इफेक्ट से बॉन्ड पोलर हो जाता है, ठीक है, टूटना और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब आप यहाँ बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन हेटेरोलिटिकली क्लीव करेंगे ना, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वह कार्बोकैटायन किस पे बनेगा, sp2 कार्बन में पड़ेगा। तो आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, जो कार्बोकैटायन कार्बन है वह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है, देख रहे हैं, ये कार्बोकैटायन किसका पार्ट है, डबल बॉन्ड का पार्ट है, ये कार्बोकैटायन किसका पार्ट है, ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है। अगर कोई कार्बोकैटायन जो डबल बॉन्ड का पार्ट है, कार्बोकैटायन कार्बन, ऐसे कार्बोकैटायन कार्बन, कार्बोकैटायन कार्बन अगर डबल बॉन्ड का पार्ट है और ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है, कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल या अनस्टेबल होता है। और इस पे SN रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ये पढ़िएगा SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में सब डिस्कस करेंगे। हेलो सर, सर आपने अभी जो एक बार -R वाली जो एग्जांपल बताई है बेंजोइक एसिड वाली, और सर उसमें आप उनका ऑर्डर बता सकते हैं प्लीज, जो कि इनका खुद का ऑर्डर क्या होगा, कौन कितना ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा रिंग को? हाँ इसका ऑर्डर बताएंगे बेटा कल एग्जांपल पे, एसिडिटी। हेलो सर, आज नहीं कल बताएंगे, है इस सबका ऑर्डर पूछ रहे हैं ना, कौन ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा। तो डिपेंड करता है किसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वाला होगा वो ज्यादा होगा। हाँ बेटा, या ऑफ कोर्स यू आर राइट,
फर्स्ट सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, जो भी है इस हाँ तरह जी से। हाँ जी सर, ठीक है, यही वो हम ऑर्डर। कल डिस्कस करेंगे बेटा, कल। हेलो सर, सर बोल रहे थे अगर CH3 बेटा बहुत नॉइज है, पहले तो नॉइज क्लियर ठीक करो थोड़ा, तुम मोबाइल से दूर जाओ और अब बोलो। हेलो सर हेलो सर, आवाज आ रही है सर सुनाई दे रही है मेरी बात? सर मैं पूछ रही थी कि सर CH3Cl और CH3NO2 अगर दो ग्रुप हो तो सर दोनों में तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, तो सर बेटर डोनर कौन बनेगा यहाँ पर? मतलब CH3Cl and CH3NO2। NO2 बनेगा ना? क्यों सर? कैसे सर? NO2 is a very powerful electron withdrawing group. N डबल बॉन्ड O है और O है, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, CH है और H है और H, C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे क्या लगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन लगा है, तो विड्रॉल करने की जो नेचर वो ज्यादा किसकी होगी, और पॉजिटिव चार्ज भी नाइट्रोजन के ऊपर में, सबसे ज्यादा विड्रॉल नेचर। अभी तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, माइनस आई इफेक्ट जो, अगर सिर्फ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप की होती है इस केस में, NO2CN ज्यादा होता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, जब H+ को निकालेगा तो यहाँ कार्बन आयन बनेगा और यहाँ भी कार्बन आयन बनेगा, और जब कार्बन आयन होगा ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप लगा हुआ है इसमें। NO2 इज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंपेयर्ड टू C ट्रिपल बॉन्ड। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ऑर्डर सर थोड़ा बता दीजिए थोड़ा सर, एक बार थोड़ा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सर इसको मैं थोड़ा सा रेजोनेटिंग नहीं लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव नहीं, मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट C डबल ट्रिपल बॉन्ड N में। इसमें रेजोनेंस कैसे लगेगा बेटा? CH2 माइनस, अगर ये हाइड्रोजन चला गया तो CH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड, तो वो माइनस चार्ज डिलोकलाइज होगा नहीं C ट्रिपल बॉन्ड में? उसमें भी तो होगा ना, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पे, और ये NO2 ग्रुप। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि NO2 जो होता है वो ज्यादा पावरफुल विड्रॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाएंगे नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला ज्यादा विड्रॉ करता है ना, वो तो CH2CN ज्यादा अच्छा डोनर होगा। डोनर की बात करते हैं? हाँ सर, डोनर एबिलिटी। हाँ ऑफ कोर्स ये ज्यादा अच्छा, दोनों में, दोनों ही पुअर डोनर है, दोनों ही। हाँ लेकिन उसमें भी अगर कंपेयर करें तो, कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स जो है वो नीचे वाला जो है कम होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा बता दीजिए एक बार। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि एक तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जो सभी एटम उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई करा हुआ हो, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो। यस सर। तीसरा ये हमने बताया कि अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, अगर कोई कार्बन आयन टाइप का स्पीसीज है, नेगेटिव आयनिक स्पीसीज है, तो उसमें आपको देखना है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। यस सर। ठीक है, जैसे इसी केस में भी कहीं लिख रहे थे ये वाला, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये होगा C डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड N एंड O माइनस एंड O माइनस। इस केस में नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो अगर आप फर्स्ट में और सेकंड में कंपेयर करेंगे तो सेकंड विल बी द मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसमें किस केस पे, अनायन का केस है ना, तो इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसमें किस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एक रूल कहता है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ज्यादा अच्छा है, या अगर एन का केस है तो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट में होना चाहिए। और मैंने कहा इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है कि अगर जैसे मैं वो बता रहे थे कि CH2 पॉजिटिव अगर मान लो ऐसा है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और CH3 है, तो मैंने कहा था कि ये लोन पेयर उधर चला जाता है और हमको ये मिले तो ज्यादा अच्छा है ये वाला। तो अब कोई पता नहीं हो, कहेगा आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। तो मैंने कहा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर एक ही, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता है। दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है
मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। कब? जब उसके इलेक्ट्रॉन देने से दूसरे का भला हो जाए, उसका खुद बुरा ना हो। दूसरे का भला और उसका खुद मतलब दूसरे का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाए और खुद का ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो, वैसे सूरत में आप मोर नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं। तो यही रूल्स है। इन सभी रूल्स में सबसे ऊपर ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसका सभी का ऑक्टेट सेटिस्फाई है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें किसी का ऑक्टेट सेटिस्फाई है और किसी का ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको देखेंगे जिसमें सभी का ऑक्टेट सेटिस्फाई है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का ऑक्टेट अगर सेटिस्फाई है तो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है। फिर हमने बोला कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिखते हैं और किसी के ऊपर सेपरेशन ऑफ चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, तो फिर जो जैसे आपको बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप लिखते हैं इस तरह का तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाएंगे, लेकिन अभी क्या ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम आप कर दिया और ऐसे कर दिया तो ये न्यूट्रल आपने, अगर भाई दे आर फॉलोइंग द रूल ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस का रूल क्या है कि अगर इस तरह से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस तरह से अगर अनसैचुरेशन में सिंगल बॉन्ड आ गया फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो दे विल फॉलो द एटम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस तो होगा। ये कंजुगेशन में आपने पढ़ा था। तो दे आर डूइंग द कंजुगेशन, बट कंजुगेशन करने से क्या हुआ कि हमने कर तो दिया, लिख तो दिया, फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दिया, लेकिन सेपरेशन ऑफ चार्ज कर दिया हमने। इसमें कोई चार्ज नहीं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो चार्ज का सेपरेशन हो गया। तो चार्ज का अगर सेपरेशन होता है तो दे आर वेरी लीस्ट स्टेबल। तो दिस इज सर एक पॉइंट पे डाउट था सर। थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर एक बार हैलोजन का एक्सेप्शन बताना सर, हैलोजन का जो एक्सेप्शन बताया था, हैलोजन के एक्सेप्शन में मैंने बोला, हमने बोला कि पहली बात मैंने आपको बोला कि अगर हम बेंजीन से कंपेयर करते हैं हेलो बेंजीन की, राइट, बेंजीन से अगर हम हेलो बेंजीन की बात करते हैं तो एक तरफ तो हो गया बेंजीन और एक तरफ हो गया हेलो बेंजीन। चाहे जो भी हो, हेलो बेंजीन में एक्स की वैल्यू चाहे जो हो, चाहे वो फ्लोरो हो, चाहे वो क्लोरो हो, चाहे वो ब्रोमो हो, इट डजंट मैटर। ये हेलो बेंजीन इसकी वैल्यू चाहे जो हो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एडो है, इसमें दो इफेक्ट लगते हैं। एक तो इस तरह से लगता है दैट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, और एक इस तरह से लगता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। तो मैंने कहा in case of halobenzene always minus I effect dominant over the plus R effect, और उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि why it is like that। तो हमने कहा एक एक्सट्रीम क्या है फ्लोरीन और दूसरा एक्सट्रीम क्या है आयोडीन। तो हमने बोला कि जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो कहते हैं कि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो देने के बजाय वह इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ कर लेता है। एक बात तो ये बोला, और देता भी कम है, इसलिए चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने से डोनर एबिलिटी इसकी कम है, 2p ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी क्या बेटा कम है। तो फ्लोरीन चूंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है इसलिए ये ज्यादा विड्रॉ करता है माइनस आई इफेक्ट से और प्लस आर इफेक्ट से कम। एक तो बात ये होगी। और जब हमने कहा ये बात सर आयोडीन के केस में भी लगेगी, मतलब जब हम आयोडोबेंजीन की बात करेंगे तब तो ये नहीं होना चाहिए। आप तो यहाँ बोल दिए कि भाई चलो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मान भी गया सब बच्चा कि पॉलिंग स्केल पे 4 होता है, लेकिन आयोडीन में तो नहीं होता है। सीआई की बात करोगे तो कार्बन तो 2.5 होता है और आयोडीन कितना होता है बेटा 2.6 होता है। तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो नहीं है, कार्बन के आसपास ही है, फिर भी क्यों। तो मैंने कहा कि चलो इंडक्टिव इफेक्ट तो ऐसे लगेगा और रेजोनेंस इफेक्ट कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो भाई अगर ज्यादा देगा यानी प्लस आर डोमिनेंट करने के लिए है कि नहीं है, इधर ज्यादा आना चाहिए, और ज्यादा आने के लिए फैक्टर क्या है, ये लोन पेयर के साथ बेंजीन का कंजुगेशन। तो मैं कह रहा हूँ ये इफेक्टिव कंजुगेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड बड़ा होता है, क्योंकि ये 2p है